हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन फॉर कॉमर्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जर्नल एंट्री है। हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के, और उसको लिंक करेंगे जर्नल एंट्री के साथ कि भाई जर्नल एंट्री रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट से बनती कैसे है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। तो देखिए, हमारे पास दो अप्रोचेस है रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट को समझने के लिए, एक ट्रेडिशनल अप्रोच और एक मॉडर्न अप्रोच। तो हम बात करेंगे आज सिर्फ मॉडर्न अप्रोच की। देखिए, अगर एज पर मॉडर्न अप्रोच की अगर बात करें तो हम लोग अकाउंट्स को 5 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं: असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। और हमने करा क्या, यहाँ पर इनको क्लासिफाई कर दिया या ग्रुपिंग कर दिए डेबिट और क्रेडिट के बीच में। मतलब कि हमने करा क्या, हमने टीम बना दी है, एक डेबिट ग्रुप की और एक क्रेडिट ग्रुप की। डेबिट ग्रुप की टीम में 2 जने, एक तो असेट और दूसरा एक्सपेंस, और क्रेडिट की ग्रुप की टीम में ये 3 जने, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू। ये 3 यानी कि हम कह सकते हैं भाई डेबिट ग्रुप में 2 जने आ गए और क्रेडिट ग्रुप में 3 जने आ गए। असेट और एक्सपेंस डेबिट ग्रुप में, और लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू ये तीनों क्रेडिट ग्रुप में। होता क्या है इससे, देखो होता क्या है ग्रुपिंग करने से। जैसे मैंने कहा भाई असेट और एक्सपेंस डेबिट ग्रुप में, और असेट और एक्सपेंस जैसे हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में देखा था भाई, चीज़ें या तो इंक्रीज होती हैं या डिक्रीज होती हैं। तो असेट एक्सपेंस की बात करें या तो ये इंक्रीज होंगे या ये डिक्रीज होंगे। ऐसे लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू की बात करें तो ये भी इंक्रीज होंगे या फिर डिक्रीज होंगे। तो देखो, अगर ये डेबिट ग्रुप में, जैसे असेट और एक्सपेंस हमारे डेबिट ग्रुप में, अगर ये कभी इंक्रीज होंगे तो हम इसे डेबिट करेंगे, और ये कभी अगर डिक्रीज होंगे तो हम इसे क्रेडिट करेंगे। सेम इसी तरीके से जैसे लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू ये क्रेडिट ग्रुप में, अगर ये कभी इंक्रीज होंगे तो हम इन्हें क्रेडिट करेंगे, और कभी ये डिक्रीज होंगे तो हम इन्हें डेबिट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं कुछ अब क्वेश्चंस, कुछ बेसिक बातें। देखिए, मैंने कुछ ये एग्जांपल लिखे ताकि मैं आपको समझा पाऊँ जर्नल एंट्री बनती किस तरीके से, इसका तरीका क्या है। देखिए, जर्नल एंट्री डायरेक्ट नहीं बनती, इनका बेस वही है रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। जैसे भी हमने समझा, क्या समझा था कि भाई देखो, अकाउंट्स को हमने 5 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया। असेट और एक्सपेंस ये 2 जने तो डेबिट ग्रुप में है, बाकी लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू ये तीनों हमारे क्रेडिट ग्रुप में है। और अगर ये इंक्रीज होंगे, जैसे मान लीजिए मैं असेट की बात करूं, अगर असेट इंक्रीज होगा तो मैं इसे डेबिट करूंगा क्योंकि ये डेबिट ग्रुप में है, और डिक्रीज होगा तो मैं इसे क्रेडिट करूंगा। ऐसे लायबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटी देखो क्रेडिट ग्रुप में, यानी लायबिलिटी कभी अगर इंक्रीज होगी तो इसे क्रेडिट करेंगे। बिल्कुल ठीक सोचा आपने, क्योंकि ये क्रेडिट ग्रुप में है। और अगर ये डिक्रीज होगी तो इसे डेबिट करेंगे। ऐसी कैपिटल, रेवेन्यू भाई ये दोनों भी क्रेडिट ग्रुप में है, ठीक है। यानी कि अगर ये दोनों इंक्रीज होंगे तो इन्हें क्रेडिट किया जाएगा, अगर ये इंक्रीज होंगे क्योंकि क्रेडिट ग्रुप में है। और कभी ये डिक्रीज होंगे तो इन्हें डेबिट किया जाएगा। बस इतनी सी बात है। अच्छा, एक्सपेंसेस, तो सर एक्सपेंसेस तो डेबिट ग्रुप में है, यानी कि अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो सर इन्हें डेबिट करेंगे, और डिक्रीज होंगे तो इन्हें क्रेडिट करेंगे। समझ गए? हाँ जी, बस समझ गए। इतना आसान सा कॉन्सेप्ट है। हाँ बिल्कुल, इतना आसान कॉन्सेप्ट है। देखो, अभी फटाफट 2 मिनट के अंदर आपको जर्नल एंट्री बनानी आ जाएगी। हाँ, पहले मैं आपको अभी कुछ बेसिक एंट्री कराऊंगा, और उसके बाद फिर हम एडवांस लेवल की जर्नल एंट्री भी करेंगे। तो पहले बेसिक बात करते हैं। देखिए, जैसे पहला पॉइंट है, मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10,000। तो आपको यहाँ पे देखना क्या होगा कि भाई 10,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया, तो कौन सी 2 चीज़ों में इफेक्ट पड़ रहा है। तो देखो, बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में कैश भी आया और कैपिटल भी बढ़ी, यानी कैश और कैपिटल दोनों में। तो यहाँ पे अकाउंट में लिखेंगे कैश और कैपिटल, ठीक है सर। अब आपको उसका नेचर ऑफ अकाउंट देखना है। नेचर ऑफ अकाउंट कि भाई कैश जो है असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस में से किस कैटेगरी में आता है, किस में आता है ये। तो सर कैश तो असेट में आता है, तो ठीक है बेटा, लिख दो असेट्स। अच्छा, ऐसे कैपिटल, तो सर कैपिटल में आएगा, ये बात भी ठीक है बेटा।
अब आपको बताना है कि भाई मुझे इसे डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है, तो इसके पीछे रीजन देखना पड़ेगा कि जो कैश है वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो सर बिजनेस में कैश आया तो कैश इंक्रीज हो रहा है, यानी देखो असेट इंक्रीज हो रही है, और जब भी कोई असेट इंक्रीज होती है तो सर उसे डेबिट करते हैं। क्यों? क्योंकि असेट का डेबिट बैलेंस है, इतनी सी बात। और कैपिटल, सर कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है, बिजनेस में पैसा आया तो कैश भी बढ़ा, कैपिटल भी बढ़ी। अच्छा कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे? सर कैपिटल का ना क्रेडिट बैलेंस है, इंक्रीज होगी तो उसे क्रेडिट करेंगे। अच्छा तो बस यही जनरल एंट्री है, कैश को डेबिट और कैपिटल को क्रेडिट। हाँ इसी तरीके से तो एंट्री बनती है, ये बेस है, बैकग्राउंड में इसी तरीके से काम किया जाता है। सोचा जाता है कि पहले तो कौन से अकाउंट्स में इफेक्ट पड़ा, फिर उसका नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, और फिर वो इंक्रीज हो रहा है कि वो डिक्रीज हो रहा है, उस बेसिस पे सर डेबिट क्रेडिट करते हैं। तब आप ये जनरल एंट्री में यहाँ पे जनरल एंट्री पास कर देते हैं। कैसे लिखते हैं? जैसे मान लीजिए पहले पॉइंट की बात करो तो कैश अकाउंट डेबिट, तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, और थोड़ा सा स्पेस देकर के लिखते हैं टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एलएफ जो है इसको ब्लैंक छोड़ देते फिलहाल, वैसे ये लेजर फोलियो होता है, इसका यूज यहाँ पर नहीं, जब हम लेजर बनाना सीखेंगे तब देखेंगे। अच्छा डेबिट में जो डेबिट का अमाउंट है कितने रुपए, बिजनेस 10,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया, तो जो भी अमाउंट होगा वो इधर लिखेंगे, और क्रेडिट वाला क्रेडिट में, और फिर इसकी एक नरेशन लिख दी जाती है, बीइंग मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 10,000। बस इतना सा काम है। तो देखो इसका मतलब अगर आप लोगों ने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है, तो जर्नल एंट्री बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर फोकस करना सर, समझ गया मैं। तो चलिए दूसरे पॉइंट को देखते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट लिखा है परचेस्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट। भाई क्रेडिट में सामान खरीदा है फ्रॉम श्याम, उधार में खरीदा है, कौन से दो अकाउंट में इफेक्ट पड़ेगा? सर एक तो फर्नीचर खरीदा है तो एक तो फर्नीचर अकाउंट में इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल ठीक बोला आपने। और सर उधार में खरीदा है श्याम से, तो एक श्याम के अकाउंट में इफेक्ट पड़ेगा। तो श्याम यहाँ पर हमारे असल में क्या है? लायबिलिटी। जिनसे भी सामान उधार में खरीदते वो हमारे लिए क्या बन जाती है? लायबिलिटी, यानी कि क्रेडिटर। तो श्याम हमारे लिए यहाँ पर क्या है? क्रेडिटर यानी लायबिलिटी। तो उससे क्या होगा? उससे सर नेचर ऑफ अकाउंट क्लियर हो जाएगा ना। फर्नीचर जो है ये हमारी एसेट में आएगा और श्याम जो है ये हमारी लायबिलिटी में आएगा। ठीक है, अच्छा अब मुझे अब सोचना है डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है। तो फर्नीचर बताओ इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? सर फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर हमारे बिजनेस में आया, यानी कि फर्नीचर जो है इंक्रीज हो रहा है। और हमने क्योंकि उधार में सामान खरीदा तो हमारी लायबिलिटी यानी क्रेडिटर भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब असेट बढ़ती है तो क्या करते हैं? डेबिट या क्रेडिट? तो सर अभी भी तो बात की थी, असेट का डेबिट बैलेंस होता है, यानी इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। ठीक है, तो असेट यहाँ पे बढ़ रहा तो डेबिट कर दिया। अच्छा लायबिलिटी के लिए तो सर लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है ये भी, और ये बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पे इसको क्रेडिट कर दिया। और इसी तरीके से फिर यहाँ पे जनरल एंट्री बना देंगे पॉइंट नंबर 2 की। ठीक है, जैसे मैंने कहा भाई कहने का मतलब ये सोचना जो है, अगर आपने ये सही से सोच लिया तो जनरल एंट्री तो बनी जानी है कि भाई किसे डेबिट किसे क्रेडिट करना है। ठीक है, तो ये आपको बैकग्राउंड में सोचना होता है, तब आपको ये जनरल एंट्री करनी होती है। तो चलिए एंट्री तो हम करते रहेंगे, पहले इसकी बात करते हैं, फिर हम जब कुछ क्वेश्चंस करेंगे तब डायरेक्ट हम जनरल एंट्री बना लेंगे। फिलहाल अभी थोड़ा सा 1-2 पॉइंट और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हाँ जी आइए करते हैं। पॉइंट नंबर 3 देखो, सैलरी पेड। सैलरी पेड कौन सी 2 चीज़ों में इफेक्ट पड़ा? सर एक तो सैलरी में, सैलरी हमारा एक्सपेंस है, सैलरी पे कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा पे कर रहे हैं ना, तो कैश में भी इफेक्ट पड़ा, यानी एक तो सैलरी जो एक्सपेंस है और दूसरा हमारा कैश। तो सर सैलरी किस में आती है? सर सैलरी तो एक्सपेंस में आती है, और कैश असेट में आता है। ठीक है, तो एक्सपेंसेस हमारे इंक्रीज हो रहे हैं कि डिक्रीज? सर जितने खर्चे करते जाओगे खर्चे तो बढ़ते जाएंगे, तो एक्सपेंसेस हमारा इंक्रीज हो रहा है। और असेट सर क्योंकि पेमेंट करिए तो असेट यानी कैश बैलेंस कम हो रहा है। अच्छा एक्सपेंसेस बढ़ते तो क्या करते हैं? सर एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं, और असेट अगर कम होता है तो सर असेट कम होता है तो क्रेडिट, क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस है। यानी एंट्री क्या बनेगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर ये तो बड़ा आसान तरीका है, मजा आ गया। हाँ बेटा बड़ा आसान तरीका है, क्यों नहीं मजा आएगा। ठीक है, 2-3 पॉइंट और देख लेते हैं फिर सवाल करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक।
भाई बैंक में कुछ पैसे जमा किए, तो बताओ कौन सी दो चीज़ों में इफेक्ट पड़ा। सर एक बैंक में पैसा आया, और दूसरा कैश डिपॉजिट किया है। और बैंक जो है, बैंक हमारी एसेट होती है, और कैश वो भी एसेट होती है। तो यहाँ पर सर देखो, एक एसेट बढ़ रही है और एक एसेट कम हो रही है। बैंक बैलेंस हमारा बढ़ रहा है और कैश बैलेंस कम हो रहा है। और एसेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, एसेट कम होती है तो क्रेडिट करते हैं। यानी बैंक डेबिट होगा और कैश क्रेडिट, बस खत्म। सर एक पॉइंट और बता दो। लो जी बेटा, जी लो। कैश पेड टू श्याम, देखो एक क्रेडिटर था हमारा जिसको कि हमने पेमेंट करी है, तो कौन सी दो चीज़ों में इफेक्ट पड़ा, एक तो श्याम और दूसरा कैश। देखो श्याम से हमने सामान खरीदा था ना, तो हाँ उसी को पेमेंट कर दिया हमने। तो एक तो हमारी देखो जो क्रेडिटर है, लायबिलिटी है, उस पर इफेक्ट पड़ा, बिल्कुल ठीक, लायबिलिटी। दूसरा कैश जिससे हमने पेमेंट करी है, यानी कि एसेट में इफेक्ट पड़ा। और क्योंकि पेमेंट कर दी है तो लायबिलिटी हमारी कम हो गई है, और कैश के थ्रू पेमेंट करी तो कैश भी कम हो गया है। ठीक है, तो अब लायबिलिटी कम हो रही है, लायबिलिटी कम होती है तो सर देखो क्रेडिट बैलेंस है, लायबिलिटी कम हो रही है तो इसे डेबिट करते हैं, तो लायबिलिटी को डेबिट करेंगे। और एसेट कम हो रही है, एसेट कम होती है तो उसे क्रेडिट करते हैं। ये भी बात ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट है गुड्स परचेस्ड फॉर कैश। भाई हमने पैसा देके सामान खरीदा, ठीक है। अब यहाँ पर कौन से दो अकाउंट में इफेक्ट पड़ा, तो यहाँ पे दो जगह इफेक्ट पड़ा। एक तो देखो गुड्स में और दूसरा कैश में। सर ऐसी गुड्स सोल्ड फॉर कैश, तो यहाँ पर भी दो जगह इफेक्ट पड़ा, एक गुड्स में और कैश में। तो बेटा यहाँ पर ना देखो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। गुड्स देखो 6 पॉइंट में परचेज किया तो भी गुड्स और कैश, सेल्स किया तो भी गुड्स और कैश। देखो एक जगह हमने परचेज किया एक्सपेंस है, एक जगह हमने सेल्स किया वो हमारा इनकम है, तो दोनों जगह ना गुड्स नहीं लिखना चाहिए। बात तो सही है, ताकि पता चल सके ना कि एक जगह खर्चा हुआ एक जगह इनकम हुई है। तो हमने देखो आगे के लिए क्या कर दिया, हमने हमेशा के लिए हमने आगे से कर लिया कि भाई जब भी गुड्स को खरीदा जाएगा तो हम उसे परचेज बोलेंगे, और जब भी गुड्स को बेचा जाएगा तो हम उसे सेल्स बोलेंगे। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा बेटा, गुड्स को आगे से जब भी खरीदेंगे परचेज के नाम से लिखेंगे, गुड्स को जब भी बेचेंगे उसे सेल्स के नाम से लिखेंगे। ठीक है सर, समझ गए। तो यहाँ पर मुझे मैं इसको काट देता हूँ, मैं गुड्स नहीं लिखूंगा, इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ। देखो पहले पॉइंट में क्या किया मैंने, पहले पॉइंट में मैंने गुड्स को परचेज किया, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा परचेज अकाउंट और कैश में इफेक्ट पड़ा। दूसरे में क्या करा, दूसरे में सेल्स किया है तो एक सेल्स अकाउंट और दूसरा कैश में इफेक्ट पड़ा। इससे पता चल जाएगा ना, परचेज जैसे लिखेंगे कोड वर्ड बन गया कि भाई खरीदा होगा, और सेल्स किया है तो भाई बेचा होगा। अगर मैं दोनों में जगह गुड्स लिखता तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है कि खरीदा है कि बेचा है, इसलिए। तो आगे से याद रखेंगे, हाँ जी सर बिल्कुल याद रखेंगे, क्या दिक्कत है। चलिए, तो परचेज को हमने एक्सपेंस के ग्रुप में डाल दिया है, और अगर सेल्स करेंगे तो ये हमारे रेवेन्यू के ग्रुप में आ जाएगा, इनकम है ना, प्रॉफिट है। तो आगे से परचेज जो हमारा एक्सपेंस और सेल्स जो हमारी रेवेन्यू। अच्छा, कैश जो है वो असेट में आता है, दोनों जगह असेट में आएगा। अच्छा, जो हमारा पहला पॉइंट था गुड्स परचेज फॉर कैश, एक्सपेंसेस ये हमारे बढ़ रहे हैं, एक्सपेंसेस जब भी बढ़ते हैं डेबिट करते हैं, और असेट यानी कैश बैलेंस कम हो रहा परचेज करने से तो क्रेडिट करेंगे। और दूसरे पॉइंट में सेल्स रेवेन्यू का क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी बढ़ रहा है ये तो इसे क्रेडिट करेंगे। और कैश हमारा कम हो रहा है, नहीं कैश भी बढ़ रहा है, गुड्स सोल्ड की है तो उसे डेबिट करेंगे। क्योंकि देखो गुड्स सोल्ड फॉर कैश है ना, तो कैश भी आया आपके पास और आपकी सेल्स यानी इनकम भी आपकी बढ़ गई। और इनकम रेवेन्यू का क्रेडिट बैलेंस होता है, बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, कम होता है तो डेबिट करते हैं। चलिए, तो अब कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। देखिए, ये पहला क्वेश्चन हम पहले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला इसमें लिखा है तनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। ठीक है, तनु ने 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, तो कौन सी दो चीजों में इफेक्ट पड़ा यहाँ पर, तो सर यहाँ पर ना एक तो कैश में इफेक्ट पड़ा और दूसरा कैपिटल में। कैश भी इंक्रीज हो गई और कैपिटल भी इंक्रीज हो गई। और सर जब कैश बढ़ता है यानी एसेट बढ़ता है तो उसे डेबिट करते हैं, और कैपिटल बढ़ता है तो उसे क्रेडिट करते हैं। अब तो हम एक्सपर्ट हो गए हैं सर, एसेट और एक्सपेंस ना डेबिट बैलेंस होता है, ये हम जान चुके हैं। और बाकी जो है लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, इन तीनों का ना सर क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो बस उसके अकॉर्डिंग हम जनरल एंट्री कर देते हैं।
तो यहाँ पे इसका आंसर, तो सर यहाँ पे आंसर थोड़ा डेट बाय डेट लिखना है, जैसे अप्रैल 1 2023 है ना ये डेट, तो यहाँ पे लिखेंगे अप्रैल 1 2023। और कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, खत्म बात। अमाउंट को डेबिट क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे और नरेशन लिख देंगे इसकी, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, और बस अंडरलाइन। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो अप्रैल 4 तारीख को लिखा डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अच्छा ये ना कैश थोड़ा यहाँ प्रिंट हो गया, तो ये आगे यहाँ पर है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो देखिए बैंक में हमने कुछ कैश जमा कर दिया, और ये परचेज असल में वो मशीन का है, परचेज मशीनरी, थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया टाइपिस्ट से, कोई बात नहीं। तो कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, तो भाई कैश डिपॉजिट इनटू बैंक तो कौन सी दो चीज़ों में इफेक्ट पड़ा? तो सर एक तो आपका कैश बैलेंस बढ़ गया, कैश बैलेंस कम हो गया और बैंक बैलेंस बढ़ गया, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। और सर एक असेट बढ़ रही है, एक असेट कम हो रही है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो डेबिट करेंगे, कैश बैलेंस कम हो रहा है उसे क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री इसकी क्या बन जाएगी सर? तो बस इसकी एंट्री बन जाएगी यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है इसका? सर इसका अमाउंट 70,000 है और डेट अप्रैल 4 है, तो यहाँ पर ना अप्रैल 4 तारीख लिख देंगे भाई। क्या लिख देंगे? अप्रैल 4, और अमाउंट में 70,000 और नरेशन लिख देंगे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अच्छा अगला पॉइंट, तो सर परचेस्ड मशीनरी, भाई वो परचेस इधर छप गया ना, तो परचेस्ड मशीनरी फॉर कैश 20,000। अब देखिए 20,000 रुपये में मशीनरी खरीदी, तो डबल इफेक्ट क्या पड़ा सर? एक ना मशीनरी जो है उस पर इफेक्ट पड़ा, और एक ना कैश है, मशीनरी इंक्रीज हो रही है और कैश डिक्रीज हो रहा है। अब देखिए मशीनरी असेट है, बढ़ रही है, डेबिट करेंगे, कैश डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट करेंगे, बस इतनी सी बात। तो यहाँ पे लिख देंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और इसका अमाउंट 20,000। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग मशीनरी परचेस्ड फॉर कैश। नरेशन देखिए आप खुद लिखते जाइएगा, टाइम वेस्ट होगा नहीं तो, है ना। हाँ समझदार बच्चे आप तो चलिए शुरू करते हैं अगली एंट्री। हाँ यहाँ अप्रैल 7 तारीख लिख देंगे इसको। और नेक्स्ट एंट्री, तो नेक्स्ट एंट्री में देखो बेटा लिखा रेंट पेड 5,000 रुपये। कौन सी दो चीज़ों में इफेक्ट पड़ा सर? एक तो रेंट हमारा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस ना बढ़ रहा है, ठीक है। पेमेंट करिए कैश असेट ना हमारा कम हो रहा है। एक्सपेंस जब बढ़ता है ना सर डेबिट करते हैं, कैश कम हो रहा है, असेट कम हो रही है तो उसे क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या बनी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो लिख देते बेटा क्या? हाँ जी सर लिख दो ना, क्या दिक्कत है। क्या लिखेंगे? अप्रैल 9 तारीख रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट इसका कितना था? 5,000 रुपये, तो यहाँ लिख देंगे 5,000। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका 9 तारीख के बाद। लास्ट पॉइंट सैलरी पेड टू मोहन। बेटा ये मोहन देख के ना कंफ्यूज मत हो जाना, रेंट है, सैलरी है, किसी ना किसी को तो देंगे ना ये सब चीज़ें। तो नाम मामू बनाने के लिए दिया जाता है, ठीक है। ध्यान रखना नाम को तभी कंसिडर करना होगा जब हम कुछ सामान उधार में खरीदें या उधार में बेचें। अगर आपने सामान उधार में खरीदा या बेचा तभी नाम को कंसिडर करिएगा कि अगर हमने उधार में खरीदा या बेचा है, अदरवाइज नाम को कभी कंसिडर नहीं करते। यहाँ पे तो सैलरी पेड है, किसी न किसी इंसान को करेंगे, इंसान को इग्नोर करो, ठीक है। तो सैलरी पेड में कौन सी दो चीज़ों में इफेक्ट पड़ा सर? तो सर सैलरी में, एक तो सैलरी में इफेक्ट पड़ा और दूसरा कैश में। सैलरी हमारा एक्सपेंस होता है, बढ़ता है तो उसे डेबिट करते हैं, और कैश एसेट है, कम होता है तो क्रेडिट करते हैं। कर दे एंट्री? हाँ जी सर कर दो ना। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट इसका है 5,000 और डेट है इसकी अप्रैल 12। और सर नरेशन क्या लिखेंगे? द बीइंग सैलरी पेड, खत्म बात। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, पहला पॉइंट इसमें, पहला पॉइंट लिखा है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। 1 लाख रुपए से वही बिजनेस स्टार्ट किया, तो कौन सी दो चीज़ों में इफेक्ट पड़ा सर? एक तो हमारा ना कैश बैलेंस बढ़ जाएगा और दूसरा हमारा कैपिटल भी बढ़ जाएगा। कैश बढ़ता है तो सर कैश को डेबिट करते हैं, तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट, और कैपिटल भी बढ़ रहा है तो उसे क्रेडिट करते हैं टू कैपिटल अकाउंट। हाँ डेट के कॉलम में डेट जरूर लिख दीजिए। डेट क्या दे रखी है? मई 1 तारीख। तो आप लिख देंगे मई 1 ऊपर
23। अमाउंट 1 लाख। नरेशन क्या लिखेंगे सर? बीइंग मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। चलिए जी, दूसरा पॉइंट, मई 6 तारीख लिखा है परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश 20,000। सर फर्नीचर पैसा देके खरीदा है, तो कौन सी दो चीज़ों में इफेक्ट पड़ा? सर एक तो फर्नीचर में इफेक्ट पड़ा और दूसरा कैश में। फर्नीचर बढ़ रहा है, पैसा फर्नीचर आया और पैसा गया है। तो फर्नीचर एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, और कैश कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है तो उसे क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी? सर सिंपल सी एंट्री है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये तो बड़ा आसान हो रहा है सर। हाँ बेटा, बस इतना ही आसान है, ज़्यादा बड़ी बात है ही नहीं इसके अंदर। अच्छा, मई 6 तारीख, थोड़ा डेट जरूर लिख दीजिएगा बेटा। ठीक है सर, लिख देंगे डेट। अच्छा, अगला पॉइंट देखें। हाँ जी सर, बिल्कुल अगला पॉइंट देखते हैं। देखो लिखा परचेस गुड्स फॉर कैश 10,000। इस बार गुड्स, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको गुड्स के बारे में। क्या बताया था सर? कि सर गुड्स को ना जब खरीदा जाएगा परचेस लिखेंगे और जब बेचा जाएगा तो सेल्स लिखेंगे, क्योंकि ना कन्फ्यूजन हो जाती, पता नहीं चलता कि गुड्स खरीदा है कि बेचा अगर गुड्स को गुड्स के नाम से लिखेंगे तो। हाँ जी सर, याद आ गया। चलो देखते हैं कौन से दो कौन में इफेक्ट पड़ेगा सर यहाँ पर। तो देखो, यहाँ पर गुड्स परचेज किया पैसा देके, तो एक तो आपके परचेस अकाउंट में इफेक्ट पड़ेगा और दूसरा पैसा देके खरीदा तो कैश। अच्छा, परचेस ये हमारे एक्सपेंस में आता है और कैश ये हमारे असेट में आता है। तो एक्सपेंस आपका इंक्रीज हो रहा है और असेट आपका डिक्रीज हो रहा है। तो एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं और असेट डिक्रीज हो रहा है तो उसे क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी सर? सिंपल सी एंट्री, परचेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, खर्चा बढ़ रहा है, टू कैश अकाउंट। वाह, मजा आ गया ये भी। अमाउंट इसका 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये से लिख देते हैं ना, क्या दिक्कत है। डेट इसकी दे रखी है मई 9 तारीख, तो मई 9 तारीख लिख देते हैं। और फिर वही अंडरलाइन नरेशन लिखना मत भूलिएगा। अच्छा, इस बार क्या लिखा है? गुड्स परचेस्ड फ्रॉम चोपड़ा। गुड्स परचेस्ड फ्रॉम चोपड़ा, इसका चोपड़ा से परचेज किया गुड्स, ठीक है। नाम दिया हुआ है, हम जानते जब भी नाम दिया होता है तो इसका मतलब हमने सामान उधार में खरीदा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 25,000 रुपये चोपड़ा से सामान उधार में खरीदा है। तो कौन सी दो चीज़ों में इफेक्ट पड़ा सर? एक तो वही परचेस में और दूसरा चोपड़ा, क्योंकि हमने उधार में खरीदा, ये हमारा क्रेडिटर बन जाता है। लायबिलिटी बढ़ रही है, यहाँ पर लायबिलिटी बढ़ती है तो उसे क्रेडिट करते हैं। परचेस हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ता है तो उसे हम डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी? परचेस अकाउंट डेबिट टू चोपड़ा। क्या लिखेंगे? परचेस अकाउंट डेबिट टू चोपड़ा। खत्म, इतनी सी बात। अमाउंट क्या लिखेंगे? 25,000 रुपये, 25,000 में सामान खरीदा है। और डेट इसकी मई 15 है, तो यहाँ पे लिख देंगे मई 15। सर जर्नल एंट्री तो बड़ी आसान है, हम तो ऐसे ही परेशान होते हैं जर्नल एंट्री से। हाँ बेटा, बस बेटा अब इसके बाद ना कुछ एडवांस लेवल की भी एंट्री है, ठीक है, वो देखेंगे, अभी करते हैं उसको भी। पहले अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर लो, फिर उसके बाद एडवांस लेवल की भी एंट्री कर लेंगे, ठीक है सर। अच्छा, अब देखो उसमें क्या लिखा है? मई 17 को गुड्स परचेस्ड फ्रॉम देव फॉर कैश। अब पैसा देके देव से सामान खरीदा हमने, तो नाम को कंसिडर करेंगे, अब कंसिडर नहीं करेंगे। पिछले में क्यों किया था सर? क्योंकि वो सिर्फ नाम दिया था। इसमें क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि पैसा देके खरीदा है। तो ये थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको कि आपने उधार में खरीदा है या पैसा देके। देखो ये मामू बनाने की कोशिश करते, कई बार सवाल में नाम भी दे देते हैं, कैश भी दे देते हैं कि कोई बच्चा नाम को कंसिडर कर दे। तो नाम को कंसिडर नहीं करना बेटा, ये नाम तभी कंसिडर होता है जब उधार में खरीदा था, जैसे कि ऊपर वाले पॉइंट में था, ठीक है सर। आगे बढ़ो। तो देखो अब बेटा इसमें कौन से दो अकाउंट में इफेक्ट पड़ा? तो सर इसमें ना एक परचेस में इफेक्ट पड़ा और एक कैश में। परचेस हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, डेबिट करेंगे, और कैश असेट, असेट कम हो रहा है, क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बन जाएगी सर परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अमाउंट कितना आ जाएगा बेटा? अमाउंट आ जाएगा 10,000 रुपये। डेट क्या है इसकी सर डेट इसकी मई 17 है, तो मई 17 यहाँ लिख देंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखें। हाँ जी सर, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है मई 19 सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब की बार सोल्ड किया है।
सोल्ड यानी सेल्स आ जाएगा। देखो बेटा, जब खरीदेंगे तो परचेस और जब बेचेंगे तो सेल्स। तो कौन से दो अकाउंट में इफेक्ट पड़ेगा सर? यहाँ पर ना बेटा कैश में, क्योंकि कैश सेल करी, और दूसरा सेल्स में। क्या? सेल्स में। सेल्स आपकी रेवेन्यू होती है, तो रेवेन्यू आपकी इंक्रीज हो रही है तो उसे क्रेडिट करेंगे, और कैश एसेट है, एसेट भी इंक्रीज हो रहा है, उसे डेबिट करेंगे। यानी कैश डेबिट होगा और सेल्स क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा? अमाउंट बेटा वही 12,000 रुपये आ जाएगा। लो जी सर, लिख देते 12,000। और डेट क्या आएगी? डेट इसकी 19 तारीख, तो यहाँ पे लिख देंगे मई 19। ये भी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, इस बार गुड सोल्ड टू प्रेम, इस बार उधार में बेचा। तो कौन से दो अकाउंट में इफेक्ट पड़ा? गुड सोल्ड टू प्रेम। देखो उधार में बेचा, यानी एक तो कोई सेल्स होगा और दूसरा प्रेम होगा। क्या होगा? प्रेम। प्रेम यहाँ पे क्या बन गया आपका? डेटर बन गया। क्या बन गया? डेटर। डेटर यानी एसेट। एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट करेंगे, और सेल्स आपके रेवेन्यू बढ़ रही तो क्रेडिट करेंगे। ध्यान रखो, सेल्स को हमेशा क्रेडिट ही करते हैं क्योंकि रेवेन्यू है, और परचेज को हमेशा डेबिट करेंगे क्योंकि वो एक्सपेंस है। ठीक है सर। तो यहाँ पे डेटर डेबिट यानी प्रेम डेबिट टू सेल्स। क्या लिखेंगे? प्रेम डेबिट टू सेल्स। अमाउंट कितना आ जाएगा? अमाउंट इसका आ जाएगा 15,000 रुपये, और डेट क्या है? 25 तारीख। तो मई 25 और 15,000 रुपये गुड्स सोल्ड टू प्रेम, उधार में बेचा है। और अब इसका लास्ट पॉइंट, तो सर लास्ट पॉइंट में लिखा है गुड्स सोल्ड टू आनंद फॉर कैश। इस बार आनंद भी दिया है, नाम भी दिया है, तो क्या मानेंगे? आनंद को इग्नोर, क्योंकि नाम तब आता है जब सामान उधार में खरीदा जाए या उधार में बेचा जाए। तो यहाँ पर तो कैश में बेचा है तो नाम को इग्नोर कर देंगे। तो कौन सी दो चीज़ों में पड़ा? सब बड़ा आसान हो गया। तो एक तो वही कैश में और दूसरा सेल्स में। तो कैश डेबिट हो जाएगा, सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। इतनी सी बात। हाँ जी सर, इतनी सी बात। हम तो काफ़ी एक्सपर्ट हो गए। हाँ बेटा जी, आप लोग एक्सपर्ट हो गए। सर आगे और भी एडवांस एंट्री करेंगे? हाँ बेटा, क्यों नहीं करेंगे आप लोगों के साथ। आप ही लोगों के लिए तो क्लास करता हूँ, करता किसके लिए हूँ। तो बेटा करेंगे हम लोग सवाल। क्या करेंगे? बहुत सारे सवाल करेंगे, अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। ठीक है। अभी आपका बेसिक समझ में आ गया, आपको स्ट्रांग हो गया। बस आपको करने के थोड़ी और प्रैक्टिस अपने घर पे करनी है आप लोगों को। और तब तक अगली वीडियो का इंतजार करिए, और फिर हम इसकी एडवांस बढ़िया बढ़िया एडजस्टमेंट जो है वो भी करेंगे आप लोगों के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।